नमस्कार मेरे सभी प्यारे दोस्तों को, मेरे सभी प्यारे सहपाठियों को, मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे आज हम प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं 111 111। ये हमारा 11वां प्रैक्टिस सेट है। चलिए सर शुरू करते हैं। टोटल क्वेश्चन 25 हैं। आप अपनी पेन और कॉपी ये दोनों रेडी रख लीजिए, क्योंकि आज बहुत सारे वोकैब इसमें निकलेंगे, बहुत सारी चीज़ें हमको सीखने को मिलेंगी। तो चलिए सर बिना देर किए हम स्टार्ट कर देते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है सर? दी एस्ट्रोनोमर हु प्रिडिक्ट्स द फ्यूचर हैज़ अराइव्ड। भाई सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बात क्लियर कर देता हूँ कि जो व्यक्ति भविष्यवक्ता होता है उसे हम कभी भी एस्ट्रोनोमर नहीं कहते हैं। तो उसे हम कहते क्या हैं सरकार, ये हमारे लिए जानना ज़रूरी है। तो उसे हम कहते हैं दोस्तों, लिख लेना आप लोग, एस्ट्रोलॉगर। ठीक है, इसे हम एस्ट्रोलॉगर बोलते हैं, यानी कि एक तरीके से आप कहेंगे इसे ज्योतिषी। जो ज्योतिषी होता है वही भविष्य को बताता है। तो हमारे लिए गलती कहाँ थी सर? ए नंबर में गलती थी। अच्छा, तो ये एस्ट्रोनॉमर जो होता है वो क्या होता है सरकार? ये जो एस्ट्रोनॉमर होता है ये हमारा खगोल विज्ञानी होता है। ठीक है, ये जो होता है खगोल विज्ञानी, वो ज्योतिषी होता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। देखें सर क्या कह रहा है, द एस्ट्रोनोमर। ये गलत था हमारा सर, यहाँ पे क्या होना चाहिए था? एस्ट्रोलॉगर। यानी कि जो ज्योतिषी है, हु जो प्रिडिक्ट्स, प्रिडिक्ट्स माने बताते हैं। क्या बताते हैं? भविष्य को बताते हैं। हैज़ अराइव्ड, आ चुके हैं। चलिए सर सेकंड नंबर क्या कह रहा है भैया? आई यूज़ टू प्ले हॉकी व्हेन आई वॉज 10 ईयर ओल्ड। भाई सीधी सी बात यह है कि वैन के बाद वाला जो सेंटेंस है हमारा पास्ट में दिया है, तो हमारा ये वाला सेंटेंस भी पास्ट में होना चाहिए। और ये वाला जो सेंटेंस हम पास्ट में जब बनाएंगे, तो ये मैं आपको पहले भी एक बार क्लियर करा चुका हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ। यूज़ टू प्लस B1, ठीक है, ये इक्वल होता है वुड प्लस B1 के। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है भाई? ऐसी कोई भूतकाल की आदत जो हम किया करते थे और अब नहीं करते। लेकिन जैसे मान लीजिए अगर मैं आपके सामने लिखूं आई यूज़ टू स्मोक, मैं धूम्रपान किया करता था लेकिन अब नहीं करता हूं, तो ठीक है, ये भूतकाल की कोई ऐसी आदत यानी पास्ट की कोई ऐसी हैबिट जो हम पहले करते थे पर अब हम नहीं करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये हमारा रूल भी बनता है और ये तो फिर नियम है ही कि अगर पास्ट का दिया है सेंटेंस तो दूसरा सेंटेंस भी पास्ट का होना चाहिए। तो यहाँ पर गलती कहाँ हो जाएगी? ए में गलती हो जाएगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आई यूज़ टू प्ले हॉकी, मैं हॉकी खेला करता था व्हेन आई वॉज 10 ईयर ओल्ड, जब मैं 10 साल का था। 3 नंबर क्या कह रहा है भाई, देख लेते हैं। 3 नंबर का जो सेंटेंस है ये हमारा नो इम्प्रूवमेंट में जाएगा। ठीक है भाई, वी सॉ, हमने देखा, वन टाइगर, एक शेर को, एक टाइगर को हमने देखा। अच्छा, टाइगर को देखा तो क्या किया भाई? अप्रोच्ड टू अस। भैया सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, अप्रोच्ड क्या हो गया यहाँ पे? ये तो बर्फ़ की सेकंड और बर्फ़ की थर्ड फॉर्म हो गई है। आप यहाँ पर क्या लगा रहे हैं? बर्फ़ की सेकंड फॉर्म लगा रहे हैं। अगर आपको कोई बर्फ़ लगानी है तो वो दो कंडीशन में लगाइए, या तो आप लगाइए 2+B1 लगाइए, तो हमें बात समझ में आती है, हजम होती है। अगर आप 2+B1 नहीं लगा सकते तो फिर डायरेक्ट B4 लगाइए। ठीक है, दो चीज़ें लगा सकते हैं हम, या तो 2+B1 लगाइए भैया आप, नहीं तो आप डायरेक्ट B4 लगाइए। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं भाई, 2+B1 में तो कुछ है ही नहीं हमारे पास। अच्छा, B4 में हमारे पास है, तो यहाँ पे ध्यान देना ज़रा। वो कह रहा है सर अप्रोचिंग टू अस। हाँ भाई, ये आंसर तो जा सकता है, लेकिन ज़रा ध्यान देना ज़रा मेरी एक बात पर। शेर को हमने देखा, एक टाइगर को, एक टाइगर या शेर जो भी है, एक शेर को हमने देखा हमारी तरफ आते हुए। ठीक है, देखो भाई एक बात को समझना, जब मैं लिखता हूँ कि आई गो टू स्कूल, बेटा समझना मेरी बात, ये जो टू है हमारा ये लास्ट डेस्टिनेशन को दिखाता है, यानी ये मेरा अंतिम पड़ाव है, इसके आगे मुझे जाना ही नहीं है। ठीक है, इसके आगे मुझे जाना नहीं है, ये मेरा अंतिम पड़ाव है। अच्छा, अगर मैं यहीं पे लिख देता हूँ आपके सामने टूवर्ड, अगर मैं ये लिख देता हूँ तो इसका मतलब हो गया की ओर, मैं स्कूल की ओर जाता हूँ, यानी स्कूल मेरा अंतिम पड़ाव नहीं है, मेरी ये मंजिल नहीं है। तो बेटा एक बात बचाओ, एक बात बताइए, शेर को हमने देखा है आते हुए हमारी तरफ, तो क्या हम उसका अंतिम पड़ाव हैं? क्या वो हमारी तरफ हमें खाने ही आ रहा है, हमारे पास ही आ रहा है? तो ये फिक्स नहीं हो सकता, इसलिए जब हमारे पास टूवर्ड्स का ऑप्शन दिया हो तो उसी को कनेक्ट कर दो। ठीक है सर, अप्रोचिंग टूवर्ड्स अस, यानी कि शेर को हमने देखा हमारी ओर आते हुए। आगे देखें सर, 4th नंबर क्या कह रहा है भैया? एंजाइटी, चिंता।
एंड अदर सच इमोशंस, और दूसरी जो भावनाएं हैं आर होती हैं, देखना भैया नॉन, माफ़ कीजिएगा, जानी जाती हैं। कैसे जानी जाती हैं? टू बी अनहेल्थी टू द बॉडी। भैया ध्यान सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। जब भी फीलिंग की बात होती है, अगर कोई फीलिंग हमारे लिए दुखदाई है, कष्टदायक है, तो उसे हम बोलते हैं डिट्रीमेंटल। ठीक है, क्या बोलेंगे? डिट्रीमेंटल बोलेंगे। डिट्रीमेंटल यानी कोई ऐसी भावना, कोई फीलिंग जो हमारे लिए हार्मफुल होती है, यानी नुकसानदायक होती है। डेंजरस होगा नहीं, ये उसे इसे बोलते हैं खतरा। तो खतरा होगा नहीं, खतरा हमें दिखाई देता है। जैसे शेर का आना, ये खतरा है। जैसे कहीं पर बिजली का खंभा गिर जाना और उसमें बिजली करंट चालू, वो खतरा है, वो डेंजरस में जाएगा। कोई व्यक्ति चाकू लेके खड़ा है, वो डेंजरस में जाएगा। कोई खूनी है, वो डेंजरस में जाएगा। लेकिन जब हम किसी की फीलिंग को हम जब चोट चोट पहुंचाते हैं, किसी के दिल को चोट पहुंचाते हैं, किसी की भावनाओं को चोट पहुंचाते हैं, तो वो बॉडी के लिए डेट्रीमेंटल बन जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, डैमेजिंग क्या हो जाएगा? डैमेजिंग का मतलब भी भाई एक तरह से कोई नुकसान कर देना, डैमेज कर देना। जैसे कोई गाड़ी है, उसमें आप उस पर पत्थर पटक दो, वो टूट गई तो वो डैमेज हो गई। ठीक है, लेकिन ये वर्ड आप ध्यान रखिएगा, डेट्रीमेंटल, यानी इमोशनली किसी को हर्ट करना, इमोशनली किसी को हर्ट करना। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? एंजाइटी एंड अदर सच इमोशंस, चिंता और दूसरे ऐसे ही जो भावनाएं हैं, भाव हैं, आर नॉन, जाने जाते हैं, टू बी डिट्रीमेंटल टू द बॉडी। कैसा जाने जाते हैं भाई? शरीर के लिए नुकसानदायक जाने जाते हैं। आगे देखते हैं भाई क्या कह रहा है भाई। वन शुड ऑलवेज बेटा सेट असाइड। सेट असाइड का मतलब होता है रिजर्व, कहने का मतलब सुरक्षित रखना। ठीक है, वन शुड ऑलवेज सेट असाइड सम मनी, कुछ थोड़ा सा पैसा हमेशा हर एक को सुरक्षित रखना चाहिए फॉर इमरजेंसी के लिए। ठीक है, अच्छा बेटा, इसी सेट असाइड का मैंने आपको अर्थ क्या बताया है? रिजर्व बताया है। अच्छा, इसी में थोड़ा सा ये आर है बेटा, है हाँ, थोड़ा इसको ऐसे लिख लो, रिजर्व्ड। ठीक है, ये सही स्पेलिंग है। अच्छा, इसी में थोड़ा सा मैं और आपको क्लियर कर दूं कि जब आप सेट के साथ ऑन लगाते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाता है? इसका मतलब हो जाता है निश्चय करना। ठीक है बेटा, ध्यान रखना, इनकी हिंदी लिख लेना आप लोग। इसका मतलब होता है निश्चय करना। जब आप सेट के साथ लगाते हैं अबाउट, तो इसका मतलब क्या हो जाता है? शुरू करना। ठीक है, इसका मतलब होता है शुरू करना। अच्छा, इसी में जब आप एक वर्ड और है सेट ऑफ, बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे जाते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछे जाते हैं, याद रखना है आपको। ठीक है, इसका मतलब होता है यात्रा शुरू करना। ठीक है बेटा, तो आप इन वर्ड्स को लिख लें और याद जरूर कर लें। सेट ऑन निश्चित करना, यानी कि डिटरमाइन टू डू समथिंग, किसी काम को करने का निश्चय करना। ठीक है, सेट अबाउट क्या हो जाता है आपका? स्टार्ट डूइंग समथिंग, कुछ शुरू करना। और सेट ऑफ और सेट आउट का मतलब क्या हो जाता है? बिगिन अ जर्नी, यानी यात्रा शुरू करना। आगे बढ़ते हैं जरा, क्या कह रहा है भाई सेंटेंस? द यंग वुमन ब्रोक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भैया, लेकिन यहाँ पर ब्रोक डाउन होगा। ठीक है, यहाँ पे ब्रोक डाउन हो जाएगा। मैं आपको अर्थ बता देता हूँ, मतलब क्या होता है, लिख लेना बेटा आप लोग, सब लोग हैं। यहाँ पे जब हम ब्रेक के साथ डाउन लगाते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? भावनाओं पर नियंत्रण ना होना। ठीक है, भावनाओं पर नियंत्रण ना होना, ये होता है बेटा ब्रेक डाउन का मतलब है। यानी आप एक तरह से बोल सकते हो कि लॉस कंट्रोल ऑफ वंस इमोशंस, यानी अपनी भावनाओं पर नियंत्रण ना होना, खो देना नियंत्रण। ठीक है, तो देखो ज़रा, दी यंग वुमेन ब्रोक डाउन, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा रहे हैं हम लोग, है ना। ब्रोक डाउन, जो युवा महिला थी उसने नियंत्रण खो दिया। ऑन हियरिंग, सुनकर, क्या सुनकर? द न्यूज़ ऑफ हर हस्बैंड्स डेथ, अपनी पति की मृत्यु की खबर सुनकर उसने उसकी अपनी भावनाओं पर क्या खो दिया? उसने नियंत्रण खो दिया। अच्छा, इसी में मैं आपको थोड़ी सी और बात बता देता हूँ। ब्रेक डाउन तो आपको पता चल गया, ठीक है, लेकिन जब ब्रेक डाउन चिपक कर आ जाए, बेटा देखो ये चिपक कर आए हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाता है? इसका मतलब हो जाता है फेलियर। ठीक है, यानी असफल होना। अच्छा, इसी में एक वर्ड ब्रेक के साथ और जुड़ के आता है। ये प्रीपोजिशंस हैं, याद कर लेना, फिक्स प्रीपोजिशन है, या तो इन आ जाए या इन टू आ जाए। इसका मतलब क्या होता है भाई? इसका मतलब होता है फोर्स एंट्री, ये मतलब ज़बरदस्ती घुसना,
किसी भवन में घुसना, किसी रूम में घुसना, ज़बरदस्ती घुसना, ठीक है। अच्छा, ब्रेक के साथ एक वर्ड और जोड़ा जाता है, ब्रेकआउट, ठीक है। इस ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है बेटा? स्टार्ट सडनली, ठीक है, यानी अचानक से कोई काम शुरू करना, स्टार्ट सडनली। अच्छा, इसी ब्रेकआउट से एक वर्ड और निकलता है, पता है क्या होता है? चुप्पी तोड़ना, यानी स्टार्ट कन्वर्सेशन, ये भी होता है। अच्छा, इसी ब्रेकआउट का एक मतलब और क्या होता है? स्केप, बचना, ठीक है, यानी बचकर भाग जाना, निकल जाना, ठीक है। बाकी ये ब्रेकअप के बारे में तो आप जानती हो, ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, ये तो आपने रट्टा मान लिया होगा। खैर, कम टू द पॉइंट। ओहो हो बेटा, यहाँ ध्यान देना, हमें सिमिलर वर्ड पूछ रहा है वो, हमसे वो जो पूछ रहा है वो सिमिलर वर्ड पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, सिमिलर वर्ड बताएंगे हम उसको। यहाँ पे लिखा हुआ है सर अबॉर्ड, बहुत अच्छा वर्ड है सरकार, अबॉर्ड। अबॉर्ड का मैं आपको सीधा सा आंसर दे देता हूँ, इसका 4th नंबर है रेसिडेंस, ठीक है। अबॉर्ड माने होता है आवास, जहाँ पर व्यक्ति रहता है उसे हम अबॉर्ड कहते हैं। अच्छा, प्रोफेशनल आपको पता ही होगा, पैरासाइट परजीवी होते हैं, सुना ही होगा आपने, परजीवी होते हैं पैरासाइट। टेंट आपको मालूम ही है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ओहो हो, बर्बेरियन। अच्छा, इसी बर्बेरियन से बना हुआ है बर्बरिज्म, यानी बर्बरता। बर्बरता यानी अनसिविलाइज्ड, ऐसे लोग जो अशिष्ट हैं, अनपढ़ हैं, गंवार हैं, उन लोगों को कहा जाता है, ठीक है। एरोगेंट तो पता ही है, घमंडी होता है। इम्पोलाइट, ये हो गया देखो, पोलाइट और इम्पोलाइट ये हमारा नेगेटिव फॉर्म में जाएगा, यानी ऐसा व्यक्ति जो ढीठ है, ठीक है। अच्छा, अनकाइंड, एक होता है काइंड, एक होता है अनकाइंड। काइंड माने दयालु, अनकाइंड माने क्या हो गया सर? एक तरह से नालायक, बिल्कुल जिसके अंदर दया ही नहीं है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं सर, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया? स्ट्राइंगेंट, ओ हो स्ट्राइंगेंट। अच्छा, ये पूछ क्या रहा है पहले ये देख लेते हैं, अपोजिट पूछ रहा है भैया, हैं? अच्छा ठीक है सर, इसका अपोजिट, पहले इसका हम ये तो पता कर लें कि इसका मतलब होता क्या है, तब तो हम इसका अपोजिट बता पाएंगे। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सख्त। इस स्ट्राइंगेंट का मतलब होता है सख्त, कड़ा, ठीक है। तो अब इसी का जो अपोजिट हो जाता है वो क्या हो जाता है? लीनियंट। क्योंकि इस लीनियंट का मतलब होता है जो सख्त ना हो, यानी नॉट स्ट्रिक्ट, ठीक है। अच्छा, तो ये तो भैया मीनिंग जो है आपको याद करनी ही पड़ेंगी, रट्टा मारना पड़ेगा। अच्छा, ये जो वर्ड है आपका मैग्नामिनियस, मैग्नामियस का मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा दयालु, ठीक है साहब, इसका मतलब दयालु। अच्छा, वेहेमेंट का मतलब क्या हो जाता है भैया? इसका मतलब हो जाता है एक तरीके से सो, दिखाना, क्या दिखाना? इमोशंस, अपनी भावनाओं को दिखाना, उसे कहा जाता है सर, यानी फीलिंग्स को दिखाना, भावनाओं को दिखाना, अपने मन के छुपे भाव को दिखाना, उसे कहा जाता है। जर्नल तो आपको मालूम ही सर। आहा हा, इमोरल, इसका भी अपोजिट चाहिए साहब हमें, कोई दिक्कत नहीं है सर। अच्छा, पहले तो इमोरल का मतलब ही समझ लेते हैं कि इमोरल का मतलब है क्या हमारे पास, तो आप सभी लोग जानते भी हैं, अनैतिक बोलते हैं इसे हम, ठीक है। इमोरल, इसी का अपोजिट क्या हो जाता है? मोरल, ठीक है। अच्छा, एक अर्थ क्या होता है इस इमोरल का, मैं आपको अर्थ बताऊं, एक अर्थ और होता है जिसे हम बोलते हैं सेमफुल, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं सेमफुल। तो भैया इसका आंसर लगा लो चेस्ट, इसे बोलते हैं शर्मिला। देखो, ये तो हो गया एक तरीके से बेशरम, लेकिन ये हो गया शर्मिला, तो मोडेस्ट भी कहते हैं इसे, ठीक है। इसका आंसर ये हो जाएगा, चेस्ट हो जाएगा। अच्छा, ट्राइवियल का मतलब क्या होता है? तुच्छ, मामूली। ट्राइवियल माने मामूली, रोमांटिक तो आपको पता ही है यार, आप लोग होते ही रहते हो, हाँ? अच्छा, डिजायरस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बहुत इच्छा होना, चाहत होना, बहुत स्ट्रांग फीलिंग होना, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं भाई। फ्रेज़ दिए हुए हैं बेटा, चलिए कोई बात नहीं। फ्रेज़ में सबसे पहला है, लिखा हुआ है वर्ड फॉर्म फ्रॉम इनिशियल लेटर ऑफ अ नेम। ओहो हो। अच्छा, मैं आपको इसका एक मतलब समझाता हूँ। इसका मतलब हो गया एक तरीके से किसी का बड़ा जो नाम है वो शॉर्ट में लिख देना। जैसे जैसे मैंने लिखा PMO, जैसे मैंने लिखा नासा, ठीक है, जैसे मैंने लिखा IBM, मतलब शॉर्ट में। इसे क्या बोलेंगे? संक्षेप रूप। तो संक्षेप रूप में लिखना, ठीक, तो संक्षेप रूप में लिखना उसे कहा जाता है एक्रोनियम, ठीक है। तो ये एक्रोनियम हो जाएगा इसका आंसर। अच्छा, ये पहला जो वर्ड लिखा हुआ है पॉपर, इसका मतलब होता है गरीब, ठीक है, गरीब लोग, पुअर पर्सन, ठीक है। गरीब लोग कह लो, गरीब व्यक्ति कह लो, वैसे गरीब व्यक्ति होगा, लोग नहीं होगा, क्योंकि एक आदमी के लिए बात करता है जी पॉपर। अच्छा, इसी में एक वर्ड और लिखा हुआ है, देखो आप जरा, वर्षो। ओ हो। मैं आपको बताऊं इस वर्षो का मतलब क्या होता है। वर्षो का जो मतलब होता है वो होता है किसी पन्ने का लेफ्ट साइड,
मतलब किसी भी किताब है, कोई किताब है, कोई पन्ना है, उसका लेफ्ट साइड, उसे कहा जाता है वर्सो। अच्छा, इसी वर्सो को हम बोलते हैं जो सिक्का होता है, सिक्का देखा आपने, उसका विपरीत भाग, ठीक है, उसे हम कहा जाता है, यानी अपोजिट साइड ऑफ कॉइन, ठीक है, अपोजिट साइड ऑफ कॉइन उसे कहा जाता है, हम लोग वर्षो कहते हैं उसे हम, यानी कि एक तरीके से पिछला भाग। अच्छा, इसी में लिखा हुआ है पैट्रोनिमिक। ओहो हो, बहुत अच्छा वर्ड है बेटा, बहुत अच्छा, लिख लेना गोत्र, है ना। जब आपका शादी ब्याह होता है ना बेटा, तब पूछते हैं बेटा गोत्र क्या है आपका, बताइए। तो कई लोगों के गोत्र होते हैं, अलग अलग गोत्र होते हैं कि नहीं होते हैं। जालौरिया, सिजौरिया, तोमर और परमार, पता नहीं क्या क्या वंश होते हैं, आई डोंट नो। तो ये गोत्र जो होते हैं, इसी आधार पर तो शादी होती है, तो ये याद कर लेना आप लोग हैं, पैट्रोनिमिक बोलते हैं इसे गोत्र को। अच्छा, आगे बढ़ते हैं अपन सर, अगला हमारा क्वेश्चन है 12 नंबर, क्या कह रहा है, मोरली बैड और इविल, यानी नैतिक रूप से जो दुष्ट हो, भैया सीधा सा आंसर लगा लेना इसका, डिप्रेव। डिप्रेव माने होता है बिल्कुल ही दुष्ट, राक्षस, जिसका नैतिक पतन हो गया हो, जिसको कुछ शर्म शर्म भी नहीं रही। अच्छा, कॉन्टिनेंट माने तो पता ही है आपको, महाद्वीप से संबंधित है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, मोनोगेमी। मोनोगेमी का मतलब होता है भैया एक पत्नी प्रथा, एक पत्नी या पति प्रथा, ठीक है। अच्छा, इसी का कोई आपसे पूछे भैया इसका अपोजिट बता दो, तो आप इसका अपोजिट बता देना पॉलीगेमी, इसका अपोजिट बता देना पॉलीगेमी, ठीक है। पॉलीगेमी का मतलब होता है एक से अधिक पत्नी या एक से अधिक पति रखने की प्रथा, ठीक है। तो ये मोनोगेमी समझ में आ गया होगा आपको। अच्छा, अकाउंटेबल का जो मतलब होता है वो क्या होता है भैया, जिम्मेदारी, यानी एक तरह से कृतज्ञता, ऑब्लाइज्ड भी बोल सकते हो आप इसे, हैं, ऑब्लाइज्ड भी बोल सकते हो, कृतज्ञता। अच्छा, इसी अकाउंट से एक वर्ड भी बनता है, मैं आपको बता देता हूँ, अकाउंट फॉर, बेटा बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान रखना, प्रीपोजिशन में पूछा जाता है, इसका मतलब क्या होता है, एक्सप्लेन, ठीक है। अच्छा, इसी में एक वर्ड और आता है, ऑन अकाउंट ऑफ, इसका मतलब क्या होता है, बिकॉज ऑफ, के कारण, ये भी पूछा जाता है। ये दोनों के दोनों फिलिंग द ब्लैंक्स में बहुत बार आते हैं, तो इनके साथ कौन सी प्रीपोजिशन लग रही है, अर्थ क्या है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए सर, क्या कह रहा था वो, 13 नंबर पे पहुंचते सर। वन हु हैज़ बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग और ड्रग्स, ऐसा आदमी जो भैया ड्रग लेता है, उसी पर डिपेंड है पूरी तरीके से, क्या हो जाएगा, एडिक्टेड, आदि, किसी चीज़ का आदि होना। वन हु हैज़ बिकम इन डिपेंडेंट ऑन समथिंग, किसी चीज़ पर निर्भर हो गया है कोई व्यक्ति, या जैसे मान लो ड्रग पर निर्भर हो गया, एडिक्टेड हो जाता है वो व्यक्ति, उसे बोलते हैं हम लोग एडिक्टेड, ठीक है। तो आदि हो गया। अच्छा, इसी में जो वर्ड लिखा हुआ है, थोड़ा इसके बारे में चर्चा करते हैं। लिखा हुआ है सर एपिडेमिक, बेटा अभी आप लोग एक वर्ड न्यूज़ में भी बहुत सुन रहे होंगे, एक वर्ड है पैंडेमिक, ठीक है। ये पैंडेमिक क्या है और एपिडेमिक क्या है, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। एपिडेमिक क्या है, ये किसी कम्युनिटी में फैलता है, ये भी इसे बोलते हैं महामारी, हिंदी में बोलते हैं महामारी, ठीक है। और इसे बोलते हैं सर्वव्यापी महामारी, सर्वव्यापी महामारी, ठीक है। जब किसी निश्चित स्थान पर कोई रोग फैल जाए तो वो तो कहलाता है हमारे लिए एपिडेमिक, और जब देश के साथ साथ विदेशों में, आसपास के क्षेत्रों में ये रोग फैलने लगे तो वो बन जाता है पैंडेमिक, ठीक है। ये दोनों वर्ड आपके बहुत काम के हैं, ध्यान रखना इस चीज़ को। जब सिर्फ एक पर्टिकुलर जगह पर कोई रोग फैलता है तो वो कहलाता है एपिडेमिक, और जब पूरे विश्व में, पूरे देश में कोई रोग फैल जाए तो उसे बोलते हैं पैंडेमिक, ठीक है। अच्छा, इसी में जो एक वर्ड लिखा हुआ है देखे ज़रा, कन्फ्लैग्रेशन। कन्फ्लैग्रेशन का मतलब होता है लार्ज फायर, यानी कि एक बहुत बड़ी ज्वाला या आग। अच्छा, कॉल्ट माने क्या होता है, कॉल्ट माने होता है एक तरीके से घोड़े का बच्चा, ठीक है, एक घोड़े का बच्चा। अच्छा, वो भी घोड़े का जो बच्चा है वो बच्ची नहीं, बच्चा स्पेशली, यानी कि मेल हॉर्स, ठीक है, ये मेल हॉर्स के लिए बात होती है। अच्छा, आगे इधर बढ़ते हैं सर, अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है सर, ईडियम फ्रेज है लेम एक्सक्यूज़। ओहो हो भाई, लेम एक्सक्यूज़ की जब बात करते हैं तो इसका मतलब फॉल्स एक्सक्यूज़ या बेसलेस एक्सक्यूज़, यानी झूठा बहाना, ठीक है। याद कर लेना भैया, ये ईडियम फ्रेज है हमारा। सो वाइड फीचर, जब भी आपको ये वर्ड आ जाता है सो वाइड फीचर, इसका मतलब वो अपनी क्या दिखा रहा है सर, कायरता दिखा रहा है, काउड्राइक, ठीक है। क्या दिखा रहा है वो, काउड्राइक दिखा रहा है। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं भैया, इसमें अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, स्पेलिंग सर, स्पेलिंग हमें कौन सी ढूंढनी है, करेक्ट स्पेलिंग ढूंढनी है, ठीक है सर।
कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें साहब सबसे पहले लिखा हुआ है वॉल्यूमिनियस। भैया ये गलत लिखा हुआ है, इसकी सही स्पेलिंग आप लोग लिख लेना। ये जो वॉल्यूमिनियस है इसका मतलब हो जाता है एक तरीके से लूज़। लूज़ का मतलब ही होता है मतलब ढीला, जैसे कपड़े जो ढीले होते हैं ना अपने, उसके लिए स्पेशली लूज़ यूज़ करते हैं। अच्छा, दूसरे में जो वर्ड लिखा हुआ है वो भी गलत लिखा हुआ है, उसकी सही स्पेलिंग होती है ये वाली, देख लो भैया। ठीक है, वॉल्यूप्चुअस। वॉल्यूप्चुअस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक तरीके से लग्जरी। लग्जरी माने आरामदायक। ठीक है। अच्छा, तीसरे में जो लिखा हुआ है वर्ड वो भी गलत लिखा हुआ है, वो भी आप सुधार लीजिए भैया। वॉसिफेरियस। अच्छा, वॉसिफेरियस का मतलब क्या हो जाता है भैया? लाउड। लाउड माने तेज़। ठीक है, तीनों स्पेलिंग सुधार लेना आप। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4, क्योंकि यही स्पेलिंग सही है, बाकी तीनों गलत थी। वर्चुअस माने होता है गुणी एक तरीके से। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी करेक्टली स्पेलिंग पूछ रहा है तो इसका तो पहला ही आंसर हो जाएगा, क्योंकि बाकी के 3 गलत हैं। ठीक है, ये स्पेलिंग आप रट्टा मार लेना साहब, यही इसकी सही स्पेलिंग होती है। ठीक है, चलिए इनकन्वीनियंस्ड। चलिए 18 नंबर क्या कह रहा है? बहुत अच्छा पैसेज है भैया, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। और बहुत बहुत शानदार पैसेज है ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर। थोड़ा पढ़ने की कोशिश करते हैं। आप देख रहे हैं इसमें पहला और छठवा जो है वो तो जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, लेकिन इसमें जो PQRS दिए हुए हैं ये हमें अरेंज करने होते हैं। तो सबसे पहला सेंटेंस पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ? द मेन रीज़न बिहाइंड ग्लोबल वार्मिंग। ध्यान से सुनिएगा, ग्लोबल वार्मिंग का जो मतलब है वो होता है वैश्विक तापमान। वैश्विक तापमान के पीछे का मुख्य कारण, मुख्य कारण इज है, सुनना भैया, इज है। क्या है भैया? दी एमिशन। दी इमिशन, इमिशन का मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है? इमिशन का मतलब होता है उत्सर्जन। ठीक है, द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन। ठीक है, लाइक लाइक माने जैसे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। ठीक है भाई, चलो। अच्छा, पी नंबर क्या कह रहा है ज़रा समझेंगे। पी नंबर कह रहा है इसमें दी ओजोन लेयर, यानी कि जो ओजोन परत है ऑफ द अर्थ, धरती की ओजोन परत, इज़ डिप्लीटेड। अच्छा, डिप्लीटेड का मतलब क्या हो गया इसमें? क्षय होना, घटना, उसको क्षीण करना, कम करना। ठीक है, ओजोन लेयर, धरती की जो ओजोन परत है वो क्षीण की जाई मतलब की गई है। कैसे की गई है भैया? बाय कॉस्मिक रिसर्च। ओहो हो भैया, कॉस्मिक माने होता है लौकिक, रिसर्च माने अनुसंधान, लौकिक अनुसंधान, रिजल्टिंग परिणाम स्वरूप इन द वार्मिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर, वातावरण के तापमान के परिणाम स्वरूप। ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं। क्यू नंबर क्या कह रहा है हमारा? बर्निंग ऑफ फ्यूल्स इन कार्स एंड फैक्ट्रीज। देखना भैया, यानी बर्निंग माने जलती हुई, क्या जलती हुई है? तेल कार के भीतर, मतलब जो कारों में जो तेल डीजल जलती है ना वो वाला। फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज में भी जलते हैं सब। रिजल्ट्स परिणाम देते हैं, क्या देते हैं? इन द इमिशन, क्षीण होने का परिणाम ऑफ हार्मफुल गैसेस। देखना, माफ़ करना, उत्सर्जन, उत्सर्जन करने का परिणाम देते हैं हार्मफुल गैसेस, जो जहरीली गैस हैं उनका, इन द एयर, हवा में। बर्निंग ऑफ फ्यूल्स इन कार्स एंड फैक्ट्रीज रिजल्ट्स, जलता हुआ तेल कारों में और कारखानों में परिणाम देता है, उत्सर्जन करता है किस चीज़ का भाई? हार्मफुल गैसेस इन द एयर, हवा में जहरीली गैसों का। अच्छा, आर नंबर क्या कह रहा है भैया? आर कह रहा है हमसे कॉस्मिक ओरिएंटेड रिसर्च वर्क। ध्यान से सुनना मेरी बात को जरा है। कॉस्मिक माने लौकिक, ओरिएंटेड उन्मुख अनुसंधान काम, यानी कि जो हमारे जो, अच्छा जी, लौकिक उन्मुख अनुसंधान काम क्या होते हैं? आपने देखा है ऑटोमिक एनर्जी को बनाना, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम का अपन जो वो करते हैं क्या बोलते हैं, परीक्षण करते हैं। आपने देखा होगा हम कई सैटेलाइट आसमान में भेजते हैं। ये जो खोजबीन जो भी हम ब्रह्मांड में कर रहे हैं तो एक तरह से उसको दूषित ही तो कर रहे हैं, क्योंकि भाई ऐसी तो हवा में तो ऐसे तो है नहीं कि उसे हवा में, अपन रॉकेट को हवा में फेंकेंगे और वो चला जाएगा। वो तो जाएगा तो उसी एयर से, उससे जाएगा, बारूद से गैस से, उसी से जाएगा। तो वो उसको क्या करते हैं? वायु को प्रदूषित ही तो कर रहे हैं। तो उसी के ऊपर जो बात बोली गई है कि जो लौकिक उन्मुख अनुसंधान काम है एंड टेस्ट फायर ऑफ एटम बॉम्ब्स। आ गई वही बात, देखो, टेस्ट फायर ऑफ
एटम बम्स, यानी जो एटम बम्स का जो हम टेस्ट करते हैं, ठीक है, आर अल्सो द कॉज ऑफ, देखो, अल्सो द कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, यानी वैश्विक तापमान का क्या है, कारण है, ये भी कारण है। अच्छा सर, ऐसा मर क्या कह रहा है, एज अ रिजल्ट ऑफ द राइज इन द टेम्परेचर, देखना भैया, यानी कि तापमान के बढ़ने के परिणाम स्वरूप अब क्या होगा, परिणाम स्वरूप क्या होगा, पोलार आइस कैप्स, यानी कि जो जो बड़े बड़े जो आइस माने जो बर्फ़ के जो बड़े बड़े खंभे हैं, एंड आइसबर्ग्स मेल्ट डाउन, पिघल गए भैया, एंड द वाटर लेवल इन सीज, और जो समुद्र का जो पानी का स्तर है, एंड रिवर्स स्वेल्स, क्या हो गया, उफन गया सर, उफनता है, इनसे उफनता है। आगे क्या कह रहा है सर, नेचुरल डिजास्टर्स, यानी प्राकृतिक आपदाएं जैसे टी सुनामी, अर्थक्वेक में अल्सो रिजल्ट फ्रॉम ग्लोबल वार्मिंग, ये भी परिणाम हो सकते हैं काई के, ग्लोबल वार्मिंग के। चलिए सर, तो हमारे लिए इसका जो आंसर है वो सीधा सीधा रखा है, देखना पढ़ते हैं। द मेन रीजन बिहाइंड ग्लोबल वार्मिंग इज द इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन, यानी मुख्य कारण जो है ग्लोबल वार्मिंग का उत्सर्जन है वो काई का, ग्रीन हाउस गैसेस का, ठीक है। द ओजोन लेयर ऑफ द अर्थ इज डिप्लीटेड बाय कॉस्मिक रिसर्च रिजल्टिंग इन द वार्मिंग ऑफ द एटमोसफियर, यानी जो ओजोन परत है वो धीरे धीरे पृथ्वी की क्या हो रही है, घट रही है, किस वजह से, ये जो कॉस्मिक रिसर्च हम कर रहे हैं इसके परिणाम स्वरूप, ठीक है। बर्निंग ऑफ द फ्यूल्स इन कार्स एंड फैक्ट्रीज रिजल्ट्स इन द इमिशन ऑफ हार्मफुल गैसेस इन द एयर, यानी कि जो कार और फैक्ट्री में जो तेल जल रहा है ये भी उत्सर्जन कर रहे हैं ग्रीन हाउस गैसेस का। कॉस्मिक ओरिएंटेड रिसर्च वर्क एंड टेस्ट फायर ऑफ ऑटम बम्स आर ऑल्सो द कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। हाँ, देखो भाई, ये भी इसने भी कह दिया कि कॉस्मिक ओरिएंटेड जो वर्क हैं, जितने भी लौकिक हम काम कर रहे हैं, यानी कि ब्रह्मांड से रिलेटेड वो, और जो ऑटम बम का परीक्षण कर रहे हैं उससे भी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। अच्छा, एज अ रिजल्ट ऑफ द राइज इन द टेम्परेचर पोलर आइस कैप्स एंड आइस वर्स मेल्ट डाउन एंड द वाटर लेवल इन सीज एंड रिवर स्वेल्स, और जो नदी का जो जो नदियों का और समुद्र का जो पानी का लेवल है वो पोलर आइस और आइसबर्ग के पिघलने से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। तो नेचुरल डिजास्टर लाइक टी सुनामी अर्थक्वेक में अल्सो रिजल्ट फ्रॉम ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, टी सुनामी और भूकंप जैसी, ये भी ग्लोबल वार्मिंग का एक भाग हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, PQR, सीधा रखा है, कहीं पे अपन को उठाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, सीधा सीधा हमने समझ लिया, तो वो सीधा सीधा आंसर मिल गया। चलिए साहब, आगे बढ़ते हैं, टाइम ख़राब नहीं करते हैं, एक्टिव वॉइस में आ जाते हैं। ओहो, द चाइल्ड अपसेट द साल्ट ओवर एवरीथिंग, बच्चे ने सब सब कुछ ख़त्म कर दिया। ये एक तरीके से आप ये भी कह सकते हो कि एक ईडियम है, ये एक प्रोवर्ब भी आप बोल सकते हो इसको, ये प्रोवर्ब के रूप में भी काम करती है। दी चाइल्ड अपसेट द साल्ट ओवर एवरीथिंग, मतलब बच्चे ने सब कुछ खत्म कर दिया। अच्छा, इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जो अपसेट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। तो यानी कि जब इस सेंटेंस को पैसिव बनाएंगे तो हम किस में ले जाएंगे, इसको ले जाएंगे वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में ले जाएंगे। बट ढूंढ लो कहाँ है, ये मिल गया यार आंसर, यार ये रहा, द साल्ट वॉज अपसेट ओवर एवरीथिंग बाय द चाइल्ड, हो गया ख़त्म। चलो भाई, आगे क्या कह रहा है, ओहो, द चीफ गेस्ट सैड इट गिफ्ट्स, बेटा सबसे पहली बात तो ये जो गिफ्ट्स है ना, इसको ना गैप में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हेयर है तो ये देयर में चेंज हो जाएगा, और दिस मॉर्निंग चेंज हो जाएगा हमारा डेट मॉर्निंग, बस इतनी चीज़ ढूंढ लो, आंसर मिल जाएगा। आओ सर, तो सबसे पहले तो देखो ज़रा, देयर है, डेट मॉर्निंग है, पर ये डेट डेट दो बार क्या कर रहा है भैया, सबसे पहली बात तो ये बताओ, इट दे रहे हैं हमारे यहाँ पे, ये इट हमारा थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन कभी चेंज नहीं होता, थर्ड पर्सन जैसा है वैसे ही रहेगा। तो साहब ये वाला तो हमारा वैसे ही ऑप्शन कट गया, ख़त्म हो गया, इसका तो काम तमाम हो गया। अच्छा, सेकंड नंबर में क्या कह रहा है भैया, अच्छा इट दिया है, गेव दिया है, सब दिया है, हिम भी सही दिया है इन्होंने, तो ग्रेट प्लेजर टू बी देयर डेट मॉर्निंग, जी भी सही दिया है यार, तो लगभग लगभग आंसर यही हो गया हमारा। अच्छा, तीसरा भी देख लो एक बार यार, गिफ्ट्स दिया है, ये तो वैसे भी नहीं हो सकता, हटा वाला, डैट इट गिफ्ट्स, ये भी नहीं हो सकता, बिल्कुल सही आंसर मिल गया हमको यार, ये लो, ठीक है। तो भाई मुझे कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने तो बस इतना देखा, क्या देखा, यहाँ पे सब्जेक्ट तो वही थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन चेंज होता नहीं, गिफ्ट्स लिखा हुआ है, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है तो नरेशन बनाते वक्त वो पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म देखनी थी। अच्छा, उसके बाद क्या देखना था, हेयर का देयर और दिस मॉर्निंग का डेट मॉर्निंग, बस ये तीन चीज़ों पर नज़र डाल दी, तीन चार चीज़ों पर हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन सीधा मिलता है हमें, ऑप्शन से ढूंढो और ख़त्म कर दो, ये नरेशन का सबसे आसान तरीका। चलिए साहब, पैसेज की तरफ बढ़ते हैं। ओहो, पैसेज तो गजब का है भाई, इसी पैसेज को जैसे मैंने जब मैं ये पेपर बना रहा था मैंने देखा भी नहीं था,
और मैंने बस देखा कि हाँ 5 क्वेश्चन पैसेज के हैं और पटक दिए मैंने। तो चलो साहब, तो पैसेज पढ़ लेते हैं। पैसेज में लिखा क्या है पहले ये जानना हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है सर। तो मैं आपको पूरा पैसेज पढ़ के सुना रहा हूँ, एक बार उसकी हिंदी बताऊंगा, देखें क्या लिखा है। द अचीवमेंट ऑफ साइंस इन द 20th सेंचुरी हैज़ बीन वेरी ग्रेट। अचीवमेंट ऑफ साइंस, बेटा ध्यान देना ज़रा, क्या बोल रहा है वो कह रहा है अचीवमेंट ऑफ साइंस, विज्ञान की सफलताएं इन द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी में, हैज़ बीन वेरी ग्रेट, बहुत ज़्यादा कैसी हो गई हैं, उच्च हो गई हैं, बढ़ गई हैं। इट्स इन्फ्लुएंस, इसका प्रभाव, कैन बी फेल्ट, महसूस किया जा सकता है, इन एवरी स्पेयर ऑफ लाइफ, कहाँ पर महसूस किया जा सकता है, जीवन के प्रत्येक भाग में महसूस किया जा सकता है। फ्रॉम द स्मॉल पिंस एंड नीडल्स टू द ह्यूज आयरन सीड्स एंड जॉइंट्स। ओहो हो, देखना भैया, छोटी छोटी पिनों से, छोटी पिंस एंड नीडल्स, नीडल्स माने सुई, मतलब छोटी छोटी पिन और सुई से लेकर कहाँ तक, ह्यूज आयरन शीट्स, बड़ी बड़ी जो लोहे की शीट्स हैं, एंड जॉइंट्स हैं, वहाँ तक इसको महसूस किया जा सकता है। अच्छा, मस्ट ऑफ थिंग्स, नहीं मस्ट नहीं है, जो मोस्ट है, इसको मोस्ट पढ़ना, मस्ट मत पढ़ना, ये गलती होगी, थोड़ी सी मिसप्रिंट है। मोस्ट ऑफ द थिंग्स, अधिकांश चीज़ें, वी रिक्वायर, हमें आवश्यकता होती है, फॉर आवर एवरीडे यूज़, यानी प्रत्येक दिन के इस्तेमाल के लिए हमें आवश्यकता होती है। कम आउट ऑफ फैक्ट्रीज, फैक्ट्री से बाहर आती हैं, वेयर, जहाँ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, वैज्ञानिक सिद्धांतों, आर यूटिलाइज्ड, वैज्ञानिक सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, आगे कह रहा है फॉर प्रैक्टिकल एंड्स, अंत तक, मतलब जब तक हम उसको, किसी चीज़ को प्राप्त ना कर लें तब तक हम उन सिद्धांतों का प्रयोग करते रहते हैं। साइंस हैज़ एनेबल्ड मैन टू ब्रिंग फोर्सेस, ओहो हो, आदमी ने सक्षम बना दिया है, देखना, माफ़ करना, विज्ञान ने सक्षम बना दिया आदमी को, टू ब्रिंग फोर्सेस ऑफ नेचर, प्रकृति की शक्तियों को लाने के लिए, अंडर कंट्रोल, अपने अधीन, एंड और टू यूज़, और उपयोग करने के लिए, देम, उनका, किनका, शक्तियों का, फॉर दिस ऑन एडवांटेज, इसका अपने लाभ के लिए। आगे देखते हैं सर क्या कह रहा है वो, आगे कह रहा है वो, इट हैज़ ब्रॉट, इट हैज़ ब्रॉट, इसे, इसे लाया गया है, द डिस्टेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड क्लोजर टुगेदर, दुनिया को समीप लाने का एक भाग है। आगे देखें सर, अवर ऑफ द यूनिवर्स, हमारे ब्रह्मांड में क्या हुआ भैया, हैज़ बीन मच वाइडेंट, बहुत बड़ा ब्रह्मांड है, उसे हमने विस्तार कर दिया उसका, ऑन अकाउंट ऑफ द एंटायरिंग एफर्ट्स, अपने संपूर्ण प्रयासों से, ऑफ द एस्ट्रोनॉमर्स, एस्ट्रोनॉमर्स, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको नहीं बताया था, एस्ट्रोनॉमर्स यानी खगोल विज्ञानी जो हैं, खगोल विज्ञानियों के प्रयासों से हमने जो हमारा ब्रह्मांड है उसको क्या कर दिया, हमने उसको, हमने बहुत बहुत अधिक विशाल कर दिया। मतलब पहले हम जानते कहाँ थे, हम जानते थे कि मतलब ब्रह्मांड इतना होता है, छोटा होता है, बड़ा होता है, कितना होता है, मैं मालूम था, नहीं मालूम था, इन्होंने बताया कि ब्रह्मांड तो अथाह है। अच्छा, नाम भी दिए हैं, लाइक जीन्स एंड एडिंगटन, ठीक है, ये दो साहब हमारे खगोल विज्ञानी। रिमार्केबल कर्स ऑफ ह्यूमन डिसीज़, देखना भैया, रिमार्केबल, विशेष रूप से जो अभिशाप है, जो मनुष्य के रोगों का अभिशाप, हैज़ बीन पॉसिबल, संभव हुए हैं, संभव बनाए गए हैं भैया, ओइंग टू द डिस्कवरी ऑफ सम वंडरफुल मेडिसिन्स, आविष्कार करके, खोज करके कुछ महान दवाइयों की। चलिए साहब, तो पहला सेंटेंस क्या कह रहा है हमारा, पहला क्वेश्चन कह रहा है द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज इज द इम्पैक्ट ऑफ साइंस कैन फेल्ट इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ, मतलब जो प्रभाव है विज्ञान का उसे महसूस किया जा सकता है हर एक भाग में, जीवन के हर एक भाग में। नहीं यार, ये मेन आइडिया नहीं है पैसेज का। साइंस इज़ एन एंथीमा, एंथीमा का मतलब क्या होता है, अभिशाप, विज्ञान का अभिशाप है, नहीं यार, ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है कि विज्ञान का अभिशाप है, ये तो नहीं है, इस पैसेज का मुख्य विचार नहीं है। नथिंग इज़ बियॉन्ड द प्रिव्यू ऑफ साइंस, मतलब कि नथिंग इज़ बियॉन्ड, बेटा जब बियॉन्ड की स्पेलिंग गलत, थोड़ा सुधार लेना है इसको, है, मतलब कि जो विज्ञान है उसके दृष्टिकोण से सब कुछ परे नहीं है, नहीं यार ये भी नहीं है। साइंस कैन वर्क मिरेकल, ये क्या कह रहा है सर, विज्ञान जो है चमत्कार कर सकता है, यार गलत हो गया यार अपन, यार इसका जो मुख्य आइडिया है इस पैसेज का, यार मुझे लग रहा है ए, द इम्पैक्ट ऑफ साइंस कैन फेल्ट इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ। यार सॉरी यार, ये यार थोड़ी गलती हो गई जल्दबाजी में, लेकिन हमारा आंसर ए होगा, बिल्कुल सही है, मेन आइडिया यही है, क्योंकि बाकी जो तीन हैं वो तो ऐसे लग रहे हैं बिल्कुल
छछूदर जैसे, तो जिनमें से तो एक भी नहीं होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। द मोड ऑफ अप्रोच इज़, यानी कि जो इसकी पहुंच है वो कैसी है भैया, इसकी पहुंच, यहाँ सिंपल सी बात है। एनाटॉमिकल का मतलब समझ लो पहले क्या होता है। इसका मतलब होता है संरचनात्मक। लेकिन सर ये तो हमारे शरीर से संबंधित होता है, तो विज्ञान शरीर से संबंधित ही थोड़ी होती है। इसकी मोड ऑफ अप्रोच ये नहीं हो सकता। डिस्क्रिप्टिव, वर्णनीय, वर्णन करने योग्य मतलब है, तो वर्णन करने योग्य साइंस का हाँ हो सकता है, क्या वर्णन करने योग्य हो। अच्छा, एक्स पोजिटरी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी होता है ऐसा वर्णन करने योग्य। तो ये दोनों तो नहीं हो सकते यार, क्योंकि एक ही जगह ये दोनों सिनो हैं बेटा एक दूसरे के, दोनों सिनो आंसर नहीं हो सकते। आंसर हो जाएगा लॉजिकल, यह तर्कपूर्ण है भैया इसका मूड, बिल्कुल सही है। वैसे भी आप देखोगे तो जो आपका साइंस है, वो साइंस जैसे आदमी मर जाता है, तो साइंस आज तक ये एक्सेप्ट नहीं कर पाई है कि आत्मा नाम की कोई चीज़ होती है। लेकिन वो ये जानती है, उसने ये तर्क दिया है साइंस ने कि एक नेगेटिव एनर्जी होती है, एक पॉजिटिव एनर्जी होती है। तो पॉजिटिव एनर्जी और जो नेगेटिव एनर्जी है ये इंसान को ज़िंदा रखती है, बस इतना कहा गया है। तो साइंस ने फिर भी माना नहीं कि भगवान होते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही आंसर था हमारा, लॉजिकल, ठीक है। साइंस वैसे भी लॉजिकली है। आगे बढ़ते हैं सर। व्हाट हैज़ एनेबल्ड मैन टू हार्नेस द फोर्सेस ऑफ नेचर टू एडवांटेज ऑफ मैनकाइंड। अरे यार इसका आंसर तो यार वैसे भी आपको मिल जाना चाहिए। क्या आंसर होना चाहिए कि जो मनुष्य है, मनुष्य को बनाया गया है, क्या बनाया गया मनुष्य को, फोर्सेस ऑफ नेचर टू एडवांटेज ऑफ मैनकाइंड। तो यार कैसा बनाया गया, साइंस ने तो बनाया इसको, तो इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, ऑटोरी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है भाषण कुशल, यानी कि एक तरीके से आप बोल सकते हो कि एबिलिटी ऑफ स्पीकिंग मतलब बोलने की कला। चलो सर आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है सर। फोर्थ नंबर, साइंस हैज़ प्रूव्ड अ ग्रेट बून ऑफ, मतलब विज्ञान ने साबित कर दिया है कि वो एक महान वरदान है। बून माने वरदान है, किसके लिए है भैया, मैनकाइंड, यार मनुष्य के लिए। चलिए सर 5 नंबर क्या कह रहा है, दी मोस्ट एप्रोप्राइट टाइटल फॉर द पैसेज विल बी, मतलब कौन सा टाइटल होना चाहिए इसके लिए। तो देखो भैया, साइंस इज कोर्स, साइंस एक कोर्स पाठ्यक्रम है, नहीं, साइंस इज अ ग्रेट बून, अचीवमेंट ऑफ साइंस। भैया ये वाला आंसर ज़्यादा बेटर जा रहा है, साइंस इज़ अ ग्रेट बून। वैसे तो यही होना चाहिए कि साइंस, विज्ञान एक वरदान है। चलो भाई, तो ये हमारा आज का जो टॉपिक है सर वो ख़त्म हो जाता है, ये पेपर ख़त्म हो जाता है हमारा। तो उम्मीद ये करता हूँ कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में भी आया होगा। समझ में आया तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पढ़ते रहें ऐसे ही, आप ऐसे ही अच्छा करें, मेहनत करें बस ज़्यादा से ज़्यादा। नो डाउट आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, अलविदा। कल मिलते हैं आपसे।